Welcome to this class, dear students. Today we will be taking up the chemical properties of alcohol, where we will be dealing with the dehydration of alcohols. अब इस dehydration में हम यही नहीं पढ़ेंगे कि dehydration होता क्या है। सबको मालूम ही है dehydration, hydrate मतलब पानी, पानी का निकलना अल्कोहल से, एक OH और एक H, यही dehydration है। लेकिन क्या ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों ही अल्कोहल्स में एक किस्म से होता है या अलग अलग? मोर ओवर, जो प्रोडक्ट बनते हैं इनमें, वो कौन से प्रोडक्ट संभव हैं? क्या एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन सकते हैं? प्रोडक्ट नेचुरली जब डिहाइड्रेशन होगा, मतलब एलिमिनेशन, दो ग्रुप्स निकलेंगे तो एक डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। तो क्या ये डबल बॉन्ड जो क्रिएट होता है, ये एक ही पोजीशन पे होता है या इसमें ये हो सकता है कि एक एल्कीन दूसरे के वनस्पत ज्यादा स्टेबल हो? मोर ओवर, हम ये भी देखेंगे कि इन अल्कोहल्स में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में इसका मैकेनिज्म क्या एक सा होता है या अलग अलग होता है? अगर अलग अलग होता है तो इसके पीछे क्या रीजंस हैं? Moreover, we will also be seeing to a very important aspect in the dehydration of alcohols, that is the rearrangement reactions. कि ये रीअरेंज प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट तो कुछ बनना चाहिए लेकिन उसकी जगह कुछ दूसरा ही प्रोडक्ट अनूठा सा वहां दिखाई देता है, तो ये कैसे संभव है? नेचुरली कुछ ना कुछ केमिस्ट्री, कुछ बिहेवियर, कुछ स्टेबिलिटी इसमें इन्वॉल्व होगी. सो लेट अस स्टार्ट with the dehydration of alcohols. Now, in the dehydration of alcohols, various dehydrating agents can be used. तो ये जो डिहाइड्रेशन के लिए यूज करे जाते हैं रिएजेंट्स, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ H और OH को इसमें से रिमूव करना है. OH एक कार्बन से, H दूसरे कार्बन से, अल्फा बीटा एलिमिनेशन. तो इसको कई ढंग से करा जा सकता है by using different dehydrating agents such as heating alcohols with concentrated H2SO4 at 170 degrees centigrade. और ये सबसे कॉमन मेथड है डिहाइड्रेशन का. इसके अलावा अगर अल्कोहल्स को फॉस्फोरिक एसिड के साथ 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हीट किया जाए तो भी H और OH ये निकल आते हैं, यानी कि वाटर, या इसके वेपर्स को अल्कोहल के एल्यूमिना के थ्रू पास किया जाए 350 से 400 डिग्रीज सेंटीग्रेड के बीच में. बिकॉज एलिमिनेशन रिएक्शन है, इट इज फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर्स. और ये सारे एसिड्स जो हैं ये ब्रॉन्स्टेड एसिड्स हैं, मतलब प्रोटॉन डोनर्स हैं, जैसा यहां दिखा रखा है, सल्फ्यूरिक, फॉस्फोरिक, या लुईस एसिड जैसे कि हमारा एल्यूमिना के ऊपर, क्योंकि लुईस एसिड है. तो ये गैस फेज में होता है डिहाइड्रेशन. वेपर्स आप देख रहे हैं ना, वेपर्स को पास करेंगे तब होगा ये डिहाइड्रेशन, अदरवाइज नॉट पॉसिबल. Now, the temperature and concentration that play an important role of the acid which is required to dehydrate an alcohol. ये किस पे डिपेंड करता है? अब ये देखिए, डिहाइड्रेशन हो रहा है, मतलब एक OH निकला, एक H निकला, बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड, मतलब बन गई एल्कीन एलिमिनेशन से. लेकिन क्या टेम्परेचर हम यूज करें और कितना कॉन्सेंट्रेटेड एसिड यूज करें, ये निर्भर करता है कि हमारे अल्कोहल का स्ट्रक्चर कैसा है. तो जो प्राइमरी हमारे सबस्ट्रेट्स होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं, सबसे मुश्किल होता है इनको डिहाइड्रेट करना, सबसे मुश्किल होता है. और इसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करना पड़ता है और टेम्परेचर भी 180 डिग्री सेंटीग्रेड प्राइमरी अल्कोहल के केस में. ऐसा क्यों होता होगा? ऐसा इसलिए क्योंकि जैसा यहाँ दिख रहा है ना,
ये कोई ऐसा क्राउडेड अल्कोहल तो है नहीं, सब जगह सिग्मा बॉन्डेड है ये। तो इसमें ये ओवरकम करने के लिए कि जिससे ये OH और H निकले, इसको फैसिलिटेट करने के लिए एसिड भी कॉन्सेंट्रेटेड, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है, इजिली होता नहीं है क्योंकि अपने आप में अच्छी लेवल पे है एनर्जी के। इतना इसमें ये अगर क्राउडेड होता तो हाई एनर्जी होती इसकी, क्राउड किसी तरह सोच होता कि इसमें से क्राउडिंग कम हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, भीड़ भाड़ नहीं होती ना प्राइमरी अल्कोहल्स में, फर्स्टली। सेकेंडली अब मैकेनिज्म में हम देखेंगे कि इसमें जो मैकेनिज्म भी इसलिए होता है, तो वो जो मैकेनिज्म है वो फेवर्ड, वो एक ही स्टेप में रिएक्शन है। कार्बोकैटायन इसमें क्योंकि स्टेबल नहीं बनता है, एक ही स्टेप में रिएक्शन को पूरा होना है। तो ये दूसरा कारण है कि इसमें हमको टेम्परेचर कंडीशंस जो हैं हाई यूज करने पड़ते हैं in order to bring about this elimination reaction. So primary alcohols, they are the most difficult to dehydrate. On the other hand, secondary, अब देखिए बना रखा ना साइक्लोहेक्सेनॉल, सेकेंडरी है कैसे, जो कार्बन से OH लगा है वो इन टर्न कितने कार्बन से लगा हुआ है, 2 अल्काइल ग्रुप से, तो ये सेकेंडरी हो गया। यहाँ जो कार्बन OH से लगा हुआ है, OH वाला कार्बन, वो कितने कार्बन से, कितने अल्काइल, एक ही अल्काइल ग्रुप, प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी एज आई एक्सप्लेन टू यू अर्लियर इन द क्लासिफिकेशन। अब इस केस में देखिए, हम ये फॉस्फोरिक एसिड मान लीजिए यूज करें तो 85% फॉस्फोरिक एसिड, और टेम्परेचर भी आप देख रहे हैं लोअर टेम्परेचर एज कंपेयर टू दिस, और बन गई साइक्लोहेक्सीन। यील्ड भी अच्छी मिलती है इसमें 80%, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो जब एलिमिनेशन होगा, ये थोड़ा इसके कंपैरिजन में ये क्राउडेड हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ तो जो OH जिस कार्बन से लगा है वो ये थोड़ी है कि एक ही कार्बन से, वहां वो 2 कार्बन से लगा हुआ है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, H नहीं है यहाँ, क्या है ये कार्बन इन टर्न फिर हाइड्रोजन से लगा हुआ है, फिर ये तो इस तरह क्राउडिंग बढ़ गई है। उसको कम करने के लिए इसमें इजिली हो जाएगा ये रिएक्शन। कैसे कम होगा, जब भीड़ होगी, किसी कमरे में भीड़ हो तो कैसे भीड़ कम हो, उसमें से लोग हटा दीजिए, वही चीज है इसमें, क्राउडिंग है तो भीड़ कम कर दो, एक OH हट गया, एक यहाँ से या यहाँ से एक H हट गया, कहीं से भी इट इज वन एंड द सेम थिंग। यहाँ से हटेगा तो भी साइक्लोहेक्सीन बनेगी, यहाँ से H निकलेगा, H पॉजिटिव अपना इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ के, तो भी साइक्लोहेक्सीन बनेगी। नाउ कमिंग टू द केस ऑफ टर्शरी अल्कोहल्स, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ब्यूटाइल 1 2 3 4 ब्यूटेन का डेरिवेटिव है ना, लेकिन जिस कार्बन से OH लगा है वो इन टर्न कितने अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, 3, तो टर्शरी है। 4 कार्बन एटम का बना है तो ब्यूटाइल है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब यहाँ दिख रहा है साफ साफ कि ये 20% H2SO4 ही यूज करना पड़ता है इजिली, बहुत अच्छी तरह आराम से एलिमिनेशन। टेम्परेचर भी देखिए 85 डिग्री सेंटीग्रेड, एलिमिनेशन हो गया तुरंत। क्यों, क्योंकि यहाँ एक कार्बन जो है, इसमें यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, इसमें इतने बड़े ये अल्काइल ग्रुप है, तो क्राउडिंग है, भीड़ होगी तो ऑटोमेटिकली एनर्जेटिकली फेवर्ड ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होगा। इसको ये भीड़ कम करनी है ना, ज्यादा भीड़ मतलब एनर्जी ये ज्यादा है, कम भीड़ मतलब लोअर एनर्जी, मोर स्टेबल। ये भीड़ कैसे कम करे, भीड़ ऐसे कम करे, फिर से इसमें से जैसे भीड़ भाड़ वाले कमरे से लोगों को बाहर कर दें, जितनी भीड़ हो रही है 2-4 लोग बाहर कर दें तो भीड़ कम हो जाएगी। वो इसी तरह एक OH यहाँ से निकला, एक हाइड्रोजन चाहे इस कार्बन से निकले चाहे इस, इट इज वन एंड द सेम थिंग। तो जहां से निकले वहां क्या बन गया, एक डबल बॉन्ड। तो 2 मिथाइल प्रोपीन, 1 2 3, अब 1 यहां से गिनेंगे, 1 2 3 प्रोपीन, ये कहाँ लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप सेकंड कार्बन में, so 2 methyl propene is formed, and as you can see I have shown it by this arrow that this is the ease of dehydration. So overall we can say that the relative ease
which alcohols undergo dehydration is this order. क्या ईज होती है? रिलेटिव ईज. मतलब टर्शरी alcohols dehydrate more easily than secondary. Secondary alcohols dehydrate more easily than the primary. So this behavior, ये हम एक्सप्लेन करेंगे अभी मैकेनिज्म जब देखेंगे, इज बिकॉज इनका जो ये जिस मैकेनिज्म से ये बनता है आगे, ये भीड़ छटती है, इसमें तीनों में भीड़ कम हो रही है क्योंकि डबल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है. किसमें कितनी जल्दी है वो डिपेंड करता है हमारे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर, क्योंकि इसमें ये रिएक्शन जब होगा मैकेनिज्म में हम देखेंगे कार्बोकैटायन बनेगा, तो जिसमें जितना स्टेबल कार्बोकैटायन उसमें ये रिएक्शन उतना ही इजीली हो जाएगा, भीड़ उतनी ही इजीली कम हो जाएगी, उतने ही इजीली एलिमिनेशन रिएक्शन हमारा उसमें हो जाएगा. सो नाउ कमिंग टू द मैकेनिज्म. The mechanism for dehydration of secondary and tertiary alcohols. In the case of secondary and tertiary alcohols, अब ये mechanism originally ना ये propose करा था विटमोर ने, F विटमोर ने, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के थे ये, तो इन्होंने propose करा था. ये बहुत इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है, इससे हमें काफी कुछ अंदाजा आता है किस तरह ये मैकेनिज्म जो है एलिमिनेशन है, तो ये मैकेनिज्म E1 रिएक्शन फॉलो करता है. विटमोर ने प्रपोज किया, एंड इट वाज ऑफ कोर्स एनीथिंग प्रपोज्ड हैज टू बी प्रूव्ड. नाउ E1 रिएक्शन, E1 लाइक यू हैव स्टडीड अर्लियर द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसी की तरह SN1 हो 2 स्टेप्स में, तो ऐसे ही E1 हो, एलिमिनेशन 1 यानी कि एक ही मॉलिक्यूलर स्पीशीज इसको अफेक्ट कर रही है, इस मैकेनिज्म को पार्टिसिपेट चाहे कितने भी कर रहे हों इसके रेट ऑफ रिएक्शन को, तो वो 2 स्टेप्स में. अब देखिए क्या होगा इसमें, हमने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 तो लिखा हुआ है ना, पर बेसिकली देखा जाए तो पहला जो स्टेप है, 2 स्टेप इसलिए डिवाइड करा है क्योंकि एक स्टेप होती है सिंपली इनिशिएशन की, उसके बाद हमारा मतलब इनिशिएट होकर कार्बोकैटायन बनता है, और उसका जो सेकंड, उसके बाद ये कार्बोकैटायन जो है ये फाइनली प्रोडक्ट बनाता है. तो ये तो इनिशिएट हुआ हमारा रिएक्शन, जो फर्स्ट स्टेप है. कैसे इनिशिएट हो रहा है, क्या अल्कोहल है, दिख रहा है ना, कार्बन जिस OH से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, टर्शरी है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है. तो इसमें ये क्या होगा कि एसिड बेस रिएक्शन है. किस तरह हुआ एसिड बेस रिएक्शन, एसिड कैटलाइज्ड है, ये पानी प्रेजेंट है, उसके साथ H3O पॉजिटिव. तो यहां से ये H पॉजिटिव जो है ये ट्रांसफर हो गया कहाँ, O में क्या है, क्योंकि ये H3O है ना, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 से बढ़कर 3 हो गई, तो ये H पॉजिटिव यहाँ से हाइड्रोनियम आयन यहाँ से निकल गया, तो ये पानी में कन्वर्ट हो गया. यहाँ H पॉजिटिव आया, यहाँ H पॉजिटिव आया, इसका कारण यह है अभी हमारा रिएक्शन एक्टिवेट होने लग गया. नहीं तो ये OH टूटता नहीं, जैसा हम शुरू से पढ़ते चले आए हैं अल्कोहल्स की रिएक्शन में, ये सिग्मा बॉन्ड है, तोड़ने के लिए इसको हमें वीक करना पड़ेगा. ये तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, हालांकि पोलैरिटी है इसमें, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, इधर की तरफ को हमारा जो है इलेक्ट्रॉन पेयर है शिफ्टेड. अब देखिए ये लोन पेयर दे दिया एसिड को, H पॉजिटिव को, तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर हाइड्रोजन को दे दिए हैं. ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 से बढ़ के 3 हो गई है. अब ये एक्टिवेटेड स्टेट में आ गया रिएक्शन करने के लिए. Why? As we know, this reaction is characteristic of all this process. ये जो हम स्टेप देख रहे हैं ये खासियत है सारे ही अल्कोहल्स के रिएक्शन में जहां हम स्ट्रॉन्ग एसिड यूज कर रहे हैं. अब देखिए ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, कमी इसने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि दे दिए H पॉजिटिव को, तो ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा. एज अ रिजल्ट क्या होगा, ये जब कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये बॉन्ड अब वीक पड़ जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और यहां निकल आएगा क्या, देखिए H2O, इसने अपनी तरफ को खींच लिया ना, तो ये निकल आया H2O.
H2O निकला तो तुरंत हमारा बन गया क्या, कार्बोकेटायन। क्या बन गया, कार्बोकेटायन। तो हेट्रोलिटिक टाइप का ही तो फिशन है, हेट्रोलिटिक मतलब अनइक्वल। क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ खींच लिए, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ना, लाइसिस जो है अनइक्वल है, और यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटायन। यही जो है हमारी इसकी रेट डिटरमिनिंग स्टेप होती है, स्लो स्टेप, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। और आप देख रहे हैं ना, यहाँ सिर्फ एक ही ये मॉलिक्यूलर स्पीशीज पार्टिसिपेट कर रही है, हेंस E1 रिएक्शन। अब ये कार्बोकेटायन जो बना हमारा, ये जब स्टेबल होगा तभी तो रिएक्शन आगे बढ़ेगा, और ये स्टेबल होता है। क्यों होता है मालूम है आपको? एक तो प्लस आई इफेक्ट, पॉजिटिव चार्ज को यहाँ 3 लगे हैं अल्काइल ग्रुप, ये इधर की तरफ को इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये स्टेबलाइज हो जाएगा। सेकेंडली हाइपर कॉन्जुगेशन, वेरी इंपॉर्टेंट हाइपर कॉन्जुगेशन। व्हाई? बिकॉज ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज की जब अल्फा पोजीशन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लगे होते हैं तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ये यहाँ की तरफ छोड़ेगा क्योंकि ये इधर को खींचेगा ना इलेक्ट्रॉन, वो जो इलेक्ट्रॉन छूटेगा वो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये H positive hyper conjugation as we studied in the previous semester. So because of these reasons we know that tertiary carbonium ion is the most stable, क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स मैक्सिमम बनेंगे, क्योंकि ऐसे CH3 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 तीन ग्रुप लगे हुए हैं जो कि नो बॉन्ड रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन शो करते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, अब ये जो कार्बोकेटायन, क्योंकि जब ये स्टेबल ही नहीं होगा तो रिएक्शन आगे को कैसे जाएगा ना, ये तो वापस पीछे चला जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इसकी स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, जैसा शुरू में बताया था। अब जब एक बार ये बन गया तो अब क्या होगा, वेरी रिएक्टिव स्पीशी। अब ये पॉजिटिव चार्ज इसमें से कैसे निकले, क्योंकि H2O जो इसमें प्रेजेंट है, ये H2O इसमें से क्या करेगा, H पॉजिटिव को ऑक्सीजन, फिर से वही ऑक्सीजन अपनी तरफ H पॉजिटिव को खींच लेगा। H पॉजिटिव मीन्स ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ के निकला है, और वो जो छूटेगा वो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, चाहे यहाँ से निकले या यहाँ से कहीं से भी हाइड्रोजन, तो वो डबल बॉन्ड, क्योंकि पॉजिटिव के फॉर्म में निकला है तो इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ के निकला है। एज अ रिजल्ट वी विल गेट दिस 2-मिथाइल प्रोपीन, और हमारा H पॉजिटिव जिसने शुरू में रिएक्शन को इनिशिएट किया था वो H positive निकल गया। So we know that H positive is acting only as a catalyst. ये सिर्फ कैटलिस्ट की तरह रिएक्ट कर रहा है, एक्ट कर रहा है ये कहीं रिएक्शन में, अदरवाइज प्रोडक्ट में नहीं तो ये हमें मिलता। So stability of carbocations, as I said, is that tertiary carbocations are more stable than secondary, secondary are more stable than primary, primary is more stable than methyl carbocation. As a result of this, what will happen? Because of these stabilities, now we can conclude that reaction will take place fastest in the case of a tertiary alcohol, then in the case of secondary, then in the case of primary, and least in the case of methyl. तो आपको समझ में आ गया ना कि इससे पहले जो आपको ये बताया था कि ये मैकेनिज्म क्यों इस तरह से हो रहा है, क्यों हमारा जो है प्राइमरी वो रिएक्शन में सबसे स्लो है, और इजीली जो डिहाइड्रेशन होता है वो टर्शरी में क्यों सबसे ज्यादा इजीली हो जाता है। So the carbocation stability and the transition state, they play an important role in deciding कि हमारा टर्शरी अल्कोहल्स डिहाइड्रेट सबसे इजीली होते हैं, फिर सेकेंडरी, फिर उसके बाद प्राइमरी। Now coming to the mechanism of dehydration, ये तो था सेकेंडरी और टर्शरी के केस में, तो प्राइमरी अल्कोहल्स में जब इतना स्लो मैकेनिज्म है और उसका कार्बोकेटायन हमने देखा, पढ़ भी चुके हैं आप कि कितना अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होगा तो ये रिएक्शन तुरंत बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। तो फिर इनमें रिएक्शन होता कैसे डिहाइड्रेशन? यस, इट डज टेक प्लेस बट एट एलिवेटेड इंक्रीज टेम्परेचर, क्योंकि मुश्किल होती है इसमें करने में, और मैकेनिज्म भी क्योंकि अनस्टेबल होगा जिससे कार्बोनियम आयन जो बनेगा कार्बोकेटायन, तो इसलिए मैकेनिज्म भी दूसरा होगा, वो होगा E2 मैकेनिज्म। E2 जो कि एक ही स्टेप में हो जाता है, एक ही स्टेप में E2 एलिमिनेशन। और आप देख रहे हैं ये दोनों मॉलिक्यूलर स्पीशीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये हमारा एसिड जो इसको कैटेलाइज कर रहा है, ये एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, हाँ H, और ये हमारा अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल।
सो एज अ रिजल्ट ये H यहाँ लगेगा, प्रोटोनेटेड बन गया ये। और जैसे ये प्रोटोनेटेड बना तुरंत इसमें से क्या निकल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना, ठीक है ना। और उसमें से फिर क्या निकल गया हमारा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल में से हमारा ये विद द हेल्प ऑफ दिस A तो कॉन्जुगेट बेस ये मदद करेगा इसमें। तो कैसे करेगा, तो इसने क्योंकि ये एक तरफ से तो इसने खींचा ऑक्सीजन ने अपनी तरफ ये इलेक्ट्रॉन पेयर, तो H2O निकला, और ये कार्बन से H खींचा किसने, A नेगेटिव में। और ये हमारी स्लो स्टेप है, दोनों ये पार्टिसिपेट जिसमें कर रहे हैं, हेंस E2 रिएक्शन। तो हमको एल्कीन मिल गई इतने इजीली, इसलिए नहीं, हाई टेम्परेचर स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो ये तो एक्टिवेशन था ना, ये जो स्टेप दिखा रखी है ये एक्टिवेशन है, एक्टिवेट हो गया। एक बार इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये अपनी तरफ को ऐसे खींचेगा, तो यहाँ से तो ये खिंच गया, लेकिन ये खिंच करके अगर कार्बोकेटायन बनता तो वो तो अनस्टेबल होता, तो होगा क्या, कार्बोकेटायन नहीं बनता। इसी एक स्टेप में जैसे ये खिंच के यहाँ चला जाएगा H2O निकलेगा, उसी स्टेप में A नेगेटिव जो है ये बगल के कार्बन से अल्फा बीटा, यहाँ से H2O निकला, बीटा से H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ के, जिससे डबल बॉन्ड बन क्रिएट हो जाएगा, यानी कि एल्कीन बन गई। हेंस इट इज slower reaction and takes place by the E2 mechanism in the case of primary alcohols. Now let us see this rule which you must have often heard of, that is the Saitsev rule. क्या है ये Saitsev rule? अब देखिए जब इसमें डिहाइड्रेशन हो रहा है ये रिएक्शन, अब 1 फिनाइल, अब हम देखते हैं 1 2 3, हाँ प्रोपेन का डेरिवेटिव है, 2 में लगा है OH, तो प्रोपेन 2 ऑल। अब ये भी है क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट, तो हम इधर से कैलकुलेट, नहीं तो 2 और 3 हो जाएगा, इसलिए इधर से कैलकुलेट करेंगे 1 और 2, तो 1 फिनाइल 2 प्रोपेनॉल, डाइयूपैक नेम 1 फिनाइल 2 प्रोपेनॉल, एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन। अब आप देख रहे हैं ये कैसा अल्कोहल है, सेकेंडरी, क्योंकि जो कार्बन से OH है वो इंटर्न इधर एक एल्काइल ग्रुप है, इधर एक एल्काइल ग्रुप। तो अब इसमें जो बनेगा देखिए प्रोडक्ट, तो हो सकता है कि H यहाँ से निकले इस कार्बन से, या हो सकता है यहाँ से निकले, तो इस तरह से निकलेगा अगर यहां पर से, तो हमें मिलेगा 1 फिनाइल प्रोप 1 इन, ठीक है, 1 फिनाइल प्रोप 1 इन। और अगर हमारा इधर से निकलेगा यहां से, क्योंकि यहां से भी हाइड्रोजन निकल सकता है ये वाले कार्बन से, तो हमें मिलेगा 3 फिनाइल, क्योंकि हम इधर से फिर काउंट करेंगे, 3 फिनाइल, डबल बॉन्ड यहाँ है, तो 1 2 3, 3 फिनाइल प्रोप 1 इन। और जैसा कि यहाँ बता रखा है ये क्या है, लगातार आप इसको पढ़ते चले आए होंगे, मेमोराइज करते, इनफैक्ट दैट Saitsev rule, according to Saitsev rule, the less substituted product is the minor and the more substituted product is the major product. अब इससे क्या समझते हैं, क्या है मोर सब्सटीट्यूटेड? जो इसमें मोर सब्सटीट्यूटेड है, मतलब जहां पे डबल बॉन्ड है वहां देखिए ये दोनों कार्बन जो हैं ये कितने हाइड्रोजन से लगे हैं, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन। अब यहाँ देखिए डबल बॉन्ड, यहाँ कितने से लगे हैं, एक हाइड्रोजन, और इधर 2 हाइड्रोजन। मतलब ये वाला ज्यादा सब्सटीट्यूटेड थोड़ी है, इसमें तो हाइड्रोजन है, ये ज्यादा सब्सटीट्यूटेड है क्योंकि इसका एक हाइड्रोजन जो है वो कम हो गया, उसकी जगह क्या आ गया है, मिथाइल ग्रुप। तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा। और इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन भी ये है क्योंकि ये जो होगा ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला जो है ये ज्यादा स्टेबल होगा। अब क्यों होगा ये ज्यादा स्टेबल, क्योंकि फिर से डबल बॉन्ड है यहाँ, यानी कि ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो इसमें अल्फा पोजीशन में जो कार्बन है उसके साथ क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये है ना इसकी अल्फा पोजीशन, इसमें 3 हाइड्रोजन है, तो इतने सारे रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर उसमें बनेंगे। इसकी अल्फा पोजीशन में तो एक भी नहीं है हाइड्रोजन, फिनाइल ग्रुप लगा है। अब यहाँ देखें, यहाँ डबल बॉन्ड है, इसकी अल्फा पोजीशन, अल्फा मतलब अगर इसके बाद कोई और कार्बन होता तो वो अल्फा कार्बन होता, तो अल्फा कार्बन है ही नहीं इसमें। और ये डबल बॉन्ड जो है इसका अल्फा, ये है कार्बन, इस अल्फा कार्बन में कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ओनली 2। यहाँ कितने लगे हुए हैं, 3। ऑटोमेटिकली इसमें ज्यादा बनेंगे रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर, इसमें कम। सो
the more substituted alkene is the major product. और ये इसके हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डेटा से भी प्रूव हो जाता है कि मतलब जितनी कम इसमें हीट उतना वो ज्यादा स्टेबल. सो दिस इज मोर स्टेबल. दिस इज सेडजेफ रूल. अब इसमें देखते हैं, देखें कितने बनते हैं इस केस में. इस केस में OH निकला, H यहां से भी निकल सकता है या H यहां से भी. अगर यहां से H निकलेगा तो इधर डबल बॉन्ड आया, अगर यहां से H निकलेगा तो इधर डबल बॉन्ड आया. अब तो आप अच्छी तरह बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट अगर डबल बॉन्ड यहां आया, ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन की जगह क्या लगा, एक CH3. सो ऑटोमेटिकली इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म्स भी ज्यादा होंगे क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, इसके अल्फा पोजीशन में 3 CH हैं जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर देंगे. हाइपर कॉन्जुगेशन. सो दिस विल बी मोर स्टेबल. In other words, this will be the major product as compared to this. Saidzev rule. Saidzev rule that the more substituted product, more substituted में देख लीजिए जहां ज्यादा क्या लगे हों, कार्बन. जिस डबल बॉन्ड के बगल में कार्बन ज्यादा लगे हों. ये डबल बॉन्ड है तो ये कार्बन डबल बॉन्ड है, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड है, नो कार्बन, अल्फा है ही नहीं, ये डबल बॉन्ड है अल्फा पोजीशन में, ये एक ये कार्बन. सो ऑटोमेटिकली कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जहां ज्यादा होंगे वो ज्यादा क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन होने चाहिए. हाँ, ये भी नहीं कि खाली कार्बन. सो दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, द मोर सब्स्टिट्यूटेड. नाउ लेट अस सी दिस केस. इस केस में क्या होगा, ये जो हमने थर्ड यहाँ बना रखा है, इस वाले में फिर से अब देखिए 1 2 3 4 कार्बन वाला है ना ब्यूटेन का. ब्यूटेन में भी सेकंड पोजीशन में क्या है, मिथाइल, और सेकंड पोजीशन में ही OH भी है. सेकंड में ही OH और सेकंड में ही मिथाइल. अब इसमें OH जब निकलेगा यहां से तो हाइड्रोजन यहां से भी निकल सकता है, या हाइड्रोजन ये वाले कार्बन, इस कार्बन से निकलेगा तो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड, इस कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा तो मोर सब्स्टिट्यूटेड. तो ऑटोमेटिकली हम देखेंगे 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, 2 मिथाइल जब यहां से निकला तो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन is the major product, and 2 methyl but 1 ene here जब ये टर्मिनल कोने से निकला, क्योंकि ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, इसकी अल्फा पोजीशन में तो कोई कार्बन हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये माइनर प्रोडक्ट. So this is the Saidzev rule, very very important for the dehydration of alcohols, जहां आपको एक स्ट्रक्चर दिया जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताइए इसमें कौन सा प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा. तो आप देखिएगा मेजर प्रोडक्ट जो है, जब संभावना है कि OH के दोनों तरफ में कार्बन हाइड्रोजन है तो यहां से भी निकल सकता है हाइड्रोजन पॉजिटिव, यहां से भी. पर मेजर प्रोडक्ट जो है वो होगा जहां से हाइड्रोजन निकलने के बाद उसकी अल्फा पोजीशन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हों. अब जब यहां से निकलेगा हमारा हाइड्रोजन ये वाले से, क्योंकि तो इधर से, तो आप देख रहे हैं ना इसकी अल्फा पोजीशन में तो कोई कार्बन हाइड्रोजन नहीं है. अब यहाँ OH, ठीक है, ये टर्मिनल आ गया क्योंकि यहाँ पे. अब जब हमारा हाइड्रोजन OH यहां से निकला तो ये डबल बॉन्ड जब आया, H यहां से निकला, OH यहां से निकला, तो इसकी अल्फा पोजीशन में तो 3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है. मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड. यू कैन काउंट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स अराउंड द डबल बॉन्ड, हाँ, और जगह नहीं. ये डबल बॉन्ड है, इसके दोनों तरफ देख लीजिए कितने हाइड्रोजन है. यहाँ 1 2, ये डबल बॉन्ड है, इसके दोनों तरफ देख लीजिए कितने हाइड्रोजन है, 2 और 1 3. तो यहाँ ज्यादा है ना हाइड्रोजन. जहां ज्यादा हाइड्रोजन है जिस डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द, वो अनस्टेबल. जिसमें कम हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड के दोनों तरफ, वो ज्यादा स्टेबल. सो द मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज नोन एज द Saidzev रूल. अब देखिए इसके पीछे भी रीजन है ना, रूल नहीं बन गए. जैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हमने कहा अल्कोहल्स रिएक्ट करते हैं तो टर्शरी सबसे इजीली रिएक्ट करते हैं, रीजन है ना,
क्राउडिंग तो है ही, क्राउडिंग कम हो जाती है, पर क्यों कम होती है? क्योंकि उसका मैकेनिज्म जो है वो बहुत सरलता से हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें जो कार्बोकैटायन बनता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। हेंस नाउ कमिंग टू द कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी एंड मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, कि इसमें मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट किस तरह से संभव है। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, अक्सर पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब आप देखेंगे 1 2 3 4, अब हमने यहाँ बना लिया H पॉजिटिव, यहाँ अटैक करेगा। मैकेनिज्म में कहीं नहीं लिख रही हूँ, शुरू में हमने पढ़ लिया है। तो ये H2O यहाँ से निकला। जब H2O निकला तो क्या बन गया? ये कैटायन, कार्बोकैटायन। ठीक है, ये कार्बोकैटायन स्टेबल है, सेकेंडरी है। तो अब हम देखें आगे, यहाँ से इधर से H निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आना चाहिए, और यहाँ तो कोई गुंजाइश ही नहीं है क्योंकि यहाँ इस वाले कार्बन पे तो प्रेजेंट ही नहीं है कोई H, तो यहीं पे आना चाहिए था। अब होता क्या है, देखिए ये कार्बोकैटायन जो कि प्राइमरी के वनस्पत स्टेबल है, इसमें तुरंत इवन द मॉलिक्यूल सी कि किस तरह से हम अपने को ज़्यादा स्टेबलाइज करें, और वो देखता है कि अगर यहाँ से CH3 इधर आ जाए तो ये सेकेंडरी जो है ये टर्शरी में बदल जाएगा कार्बोकैटायन। कैसे? देखिए ये CH3 माइग्रेट करा, मिथाइल ग्रुप माइग्रेट कर रहा है। अब आप देखिए मिथाइल ग्रुप अपना ये बॉन्ड लेते हुए, क्योंकि जैसे यहाँ से गया तो दिस माइग्रेशन therefore will lead to the formation of a positive charge। यहाँ आ जाएगा ना, क्योंकि तो मिथाइल ग्रुप इसमें से निकल गया। कैसे निकल गया? ये निकल गया आपने ये इलेक्ट्रॉन्स लेकर के, ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर के निकला यहाँ से इस तरह। तो हाइड्राइड कहीं निकलता है, इससे पहले भी हमने पढ़ा था, यहाँ निकलता है मिथाइल नेगेटिव। अब जैसे ही ये यहाँ से निकला तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। अब जहाँ पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन 1 2 3 3 एल्काइल तो बन गया ना टर्शरी कार्बोनियम आयन या टर्शरी कार्बोकैटायन। तो टर्शरी कार्बोकैटायन इसकी फ्री एनर्जी कम होती है, ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इस तरह से अब जब यहाँ से निकलेगा तो जो चीज़ यहाँ संभव नहीं थी वो यहाँ संभव होगी। ये ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए रिएक्शन इस डायरेक्शन में जाएगा, एंड एज अ रिजल्ट अब जो है हमारा H निकलने की संभावना जो है वो इसके अल्फा पोजीशन हम देखते हैं। ये अल्फा पोजीशन कौन सी है? अल्फा पोजीशन एक तो ये है, यहाँ से भी निकल सकता है H। अल्फा पोजीशन ये पॉजिटिव चार्ज के देखते हुए यहाँ से है, तो ये पॉजिटिव चार्ज को लेता हुआ H पॉजिटिव अगर यहाँ से निकला तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा ये। ठीक है, ये C यहाँ पे आ जाएगा CH2। अगर ये वाला हाइड्रोजन निकला तो बन जाएगा C डबल बॉन्ड CH, क्योंकि H पॉजिटिव के फॉर्म में निकलेगा अपना इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़कर। और आप देख रहे हैं कि ये वाला जो है ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। क्यों? डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द देखिए ना, एक भी हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द देखिए, यहाँ 2 हाइड्रोजन है। So this is more substituted, this is less substituted. So this will be the minor product and this will be the major product. अब जब आप शुरू में ये देख रहे थे, इससे आपको लग रही थी संभावना, हम तो सोच रहे थे यही इसमें से यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से तो निकल नहीं सकता, एक यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, इधर ही की तरफ बनेगा डबल बॉन्ड H पॉजिटिव, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखा है आपने कि ये क्या बन गया इससे, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है तो इससे जो बना हमारा प्रोडक्ट जो हम ये देख रहे हैं वो तो माइनर बना। क्यों? क्योंकि ये रीअरेंज कर दिया, एनर्जेटिकली फेवर्ड, इसकी एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ये रीअरेंज कर दिया, CH3 नेगेटिव यहाँ माइग्रेट करा अपना बॉन्ड लेते हुए, तो ये टर्शरी कार्बोकैटायन में रीअरेंज कर गया। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ये ज्यादा स्टेबल है तो इससे ज्यादा क्वांटिटी में ये बनेगा, तो इससे मेजर प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट जो यहां से देख के संभव नहीं था। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। और क्यों हुआ ये मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट? इसलिए फैसिलिटेट हुआ क्योंकि ये स्पीशी, ये वाला कार्बोकैटायन हमारा ज्यादा स्टेबल था। मॉलिक्यूल्स आल्सो ट्राई टू एक्वायर स्टेबिलिटी, और ये इसी के अंदर रीअरेंज होने से हो गया। यहां से यहां ये गया एक ही मॉलिक्यूल के अंदर,
है, मॉलिक्यूलर इधर से ये इधर चला गया तो ये स्टेबल कार्बोकेटायन में बदल गया, इसलिए ये वाला प्रोडक्ट मेजर हो गया. So we can write therefore that, अब देखिए ये यहाँ पे जैसे ये था तो ये इसी तरह है, ये भी यहाँ 1 2 3 4 5 यहाँ थे हमारे 1 2 3 4 हैं. अब मैं यहाँ बता नहीं रही हूँ, आप खुद समझ लीजिए. ये OH2 मतलब यहाँ H पॉजिटिव सबसे पहले लगेगा तो OH2 निकल जाएगा, ये कार्बोकेटायन बन जाएगा. ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन. अब यहाँ तो कार्बेन आयन शिफ्ट हुई थी, पूरा ये CH3 नेगेटिव ग्रुप शिफ्ट हो गया था, मिथाइल कार्बेन आयन. अब यहाँ जो शिफ्ट होगा आप देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग शिफ्ट है. यहाँ शिफ्ट हो जाएगा हाइड्राइड, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट. यहाँ ये 1 2 ये वाली शिफ्ट हुई थी मिथाइल कार्बेन आयन की. यहाँ हाइड्राइड यानी कि H जो है ये नेगेटिव यहाँ चला जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा. पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया तो ये कौन सा बन गया कार्बोकेटायन, फिर से टर्शरी. मतलब आपके क्या शिफ्ट हुआ, आपके CH3 नहीं, आपके यहाँ से ये H कहाँ गया, इधर नेगेटिव. तो ये तो न्यूट्रलाइज हो गया, पर इसका एक बॉन्ड कम हो गया, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज. अब ये कार्बोकेटायन बना तो ऑटोमेटिकली हम देखेंगे कि इसके बनने से क्या होगा, यहाँ से भी निकल सकता है ये H पॉजिटिव, और यहाँ से भी. यहाँ से निकलने में जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा. दिस इज द मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट. तो ये हमारा इसमें रीअरेंज प्रोडक्ट बनेगा, और इस रीअरेंज प्रोडक्ट बनने के पीछे जो कारण है वो क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन. तो आज हमने डिटेल में देखे डिहाइड्रेशन मैकेनिज्म, डिहाइड्रेशन की प्रक्रिया कैसी होती है प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल्स में. जो डिहाइड्रेशन होगा वो किस तरह हमारे टर्शरी में उसका रेट सबसे फास्ट रहता है, क्योंकि उसको अपनी भीड़ भाड़ भी कम करनी है, पर ये संभव नहीं होता अगर उसका मैकेनिस्टिक जो पाथवे है उसका कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं होता. तो टर्शरी कार्बोकेटायन सबसे स्टेबल होता है, इसलिए उसमें सबसे इजीली डिहाइड्रेशन, फिर सेकेंडरी में, फिर प्राइमरी में, फिर मिथाइल में. तो फिर प्राइमरी में किस किस्म से होता है, रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाता है क्योंकि इसका कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं होता है. तो इस वजह से ये जो मैकेनिज्म हमारा होगा ये होगा E2 मैकेनिज्म. नाउ E2 मैकेनिज्म होगा तो ऑटोमेटिकली इसमें कार्बोकेटायन नहीं बन रहा है ना, तो रीअरेंजमेंट की संभावना भी कहाँ रही, वहाँ वो तो वहीं होती है जहाँ सेकेंडरी टर्शरी में हमने देखा कि कार्बोकेटायन बन रहा है. मोर ओवर जब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनने की संभावना है तो उसमें जो ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है. ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड जिस डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द में कम से कम हाइड्रोजन हो, ज़्यादा से ज़्यादा एल्काइल ग्रुप या दूसरे ग्रुप कोई लगे हुए हैं, वो ज़्यादा हमारा सब्सटीट्यूटेड. So that is the major product according to the Setsaf rule, which we can also justify by using hyperconjugation. Moreover, the occurrence of molecular rearrangement also depends on the carbocation stability. So this is all for today. Thank you.